हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इसका नाम है केवीप टेक और आज मैं लेके आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है टेस्ट कंडक्टेड फॉर द स्ट्रेंथ आर क्रशिंग एंड इम्पैक्ट टेस्ट। आपके एग्रीगेट के स्ट्रेंथ के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? क्रशिंग टेस्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट। यहां पर जो क्रशिंग टेस्ट होता है, ये बात ध्यान रखना कि क्रशिंग टेस्ट आपका मेन होता है। नॉर्मली आपका पूछ लिया कि स्ट्रेंथ एग्रीगेट का आप कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई दोनों है, लेकिन अगर कोई एक बताना हुआ तो आप बताएंगे क्रशिंग के द्वारा। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ हम उसका बताएंगे। एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.6 से लेकर 2.7 तक, सेम एज स्टोन। भाई आपका जो एग्रीगेट है वो भी तो स्टोन से ही बना है ना। ठीक है, तो इसी वजह से सेम एज स्टोन, यानी स्टोन की तरह जैसे स्टोन का 2.6 से लेकर 2.7 तक होता है, ऐसे ही इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना ही रहेगा। ठीक है, बुल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन देयर पैकिंग। भाई जितना अच्छा पैक होगा, ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नजदीक जितना होगा उतना ही ज्यादा पैकिंग होगी। ठीक है, जितना ज्यादा पैक्ड होगा उतना अच्छा आपका उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। वही अगर हम बात करें, एक वाइड रेशियो का फॉर्मूला होता है, वाइड रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, यहां पर आप सिंबल दे सकते हैं 1 माइनस गामा बी अपॉन जी। इसके बाद हम बात करेंगे ये एंगुलरिटी नंबर की। आपने जो पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एंगुलरिटी नंबर का जिक्र था। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो एंगुलरिटी नंबर क्या है? हाउ एंगुलर द एग्रीगेट, आपका एग्रीगेट कितना ज्यादा एंगुलर है। एंगुलर मतलब समझ गया ना, जैसे ये है, ये सर्कुलर हो गया, इसमें तो एंगल नहीं है, लेकिन जैसे ये है, ये ऐसे कोई पार्टिकल है या ऐसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो ये एंगुलर है। ठीक है, तो वही है कि आपका जो पार्टिकल है वो कितना एंगुलर है वो बताता है आपका एंगुलरिटी नंबर। होता क्या है ये? 33% से अधिक वाइड्स की परसेंटेज को एंगुलरिटी नंबर कहा जाता है। नॉर्मली एग्रीगेट सैंपल 33% वाइड एंड 67% सॉलिड। आपका 33% से ऊपर जितना भी वाइड होता है उसे बोलते हैं हम एंगुलरिटी नंबर। जैसे मान लीजिए आपके पास जो एग्रीगेट है उसमें वाइड है 37%। ठीक है, तो 33 से ऊपर कितना हुआ? 37 माइनस 33, तो कितना बचा? 4। तो 4 आपका हो जाएगा एंगुलरिटी नंबर। और यहां पर जो अगर नॉर्मली एग्रीगेट की बात करें ना, जनरली आपका 33% वाइड होता है और 67% सॉलिड। और जो आपका नॉर्मली एंगुलरिटी नंबर होता है वो 0 से लेकर 11 तक होता है। ये इसकी रेंज है। एंगुलरिटी नंबर का रेंज क्या है? 0 से 11 तक, 11 तक। फॉर राउंड एग्रीगेट, राउंड एग्रीगेट के लिए ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर दिया हुआ है एंगुलरिटी नंबर, यानी एंगल से रिलेटेड है। एंगल यार, सर्किल में कुछ एंगल थोड़ी ना है। ठीक है, तो एंगुलरिटी नंबर क्या होगा? 0 होगा। और एंगुलर एग्रीगेट आपको पता था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, नहीं देखा तो देख ला, कुछ इस टाइप का होगा। एंगल्स बने होंगे तो सबसे ज्यादा एंगुलरिटी इसी की आनी चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा वॉइड भी इसी में होता है। इसमें लगभग वॉइड होता है आपका 43% या 45% इस टाइप। ठीक है, और अगर सर्कल की बात करें, ठीक है, राउंड की बात करें, राउंड एग्रीगेट, तो इसमें 33% के आसपास होता है, 33, 32। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो राउंड एग्रीगेट है उसका जो एंगुलरिटी नंबर होता है वो होता है 0। देखो यहां पर, ठीक है, और क्योंकि इसका जो होता है राउंड एग्रीगेट का जो आपका वाइड होता है वो 33, 32% होता है। ठीक है, तो 33 माइनस 33 कितना बचा? 0, तो यहां पर 0 आ गया। और एंगुलर एग्रीगेट की बात करूं तो उसका भी 43 या 45 के आसपास परसेंटेज होती है उसकी वाइड की। ठीक है, तो 43 या 45 माइनस ये करेंगे तो लगभग 11 आएगा। ठीक है, तो रेंज ध्यान रखना 0 से लेके ये 11 तक की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट की। कुछ टर्म्स हैं जो मॉइस्चर कंटेंट में, पहला है आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में फर्क सिर्फ इसका है, यहां डी है यहां बी है, बस फर्क इतना है। तो देखो क्या है एडजॉर्प्शन, सतह पर चिपका वाटर। जो सतह पर चिपका वाटर होगा उसे बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन मतलब वॉइड के अंदर वाटर। अगर वॉइड के अंदर वाटर घुस गया तो उसके अंदर जो वॉइड के अंदर जो वाटर होगा उसे बोल देंगे हम एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मान लो ये कोई एग्रीगेट है, अभी फिलहाल एग्रीगेट मानते हैं, पानी यहां पर चिपक गया लेकिन इसके अंदर नहीं गया, पानी बाहर बाहर चिपक गया, तो आप बोलेंगे कि इस एग्रीगेट पर क्या है? एडजॉर्ब वाटर है। एडजॉर्प्शन यानी कि सतह पर चिपका वाटर। ठीक है, यहां रख दो ऐसे, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना।
एड्सॉर्प्शन। और अगर क्या हुआ, आपका ये पार्टिकल है, पानी आपने डाला तो पानी क्या हुआ, इसके अंदर तक चला गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वॉइड के अंदर वाटर चला गया। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। अब हम बात करेंगे मॉइस्ट एग्रीगेट। मॉइस्ट एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, वाटर एट सरफेस एंड वॉइड बोथ, ठीक है। अगर आपका वाटर जो है वो सरफेस पर भी हो वॉइड पर भी हो तो उसे कहेंगे मॉइस्ट एग्रीगेट। जैसे यहां पर सरफेस पर भी है और पानी अगर इसके वॉइड्स में भी चला गया तो हम इसे बोलेंगे मॉइस्ट एग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई एग्रीगेट। सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई एग्रीगेट यानी वाटर इन ओनली वॉइड, सिर्फ वॉइड में है, यानी यहां पर सिर्फ वॉइड में है लेकिन बाहर से क्या है, वो सूखा है, ठीक है। सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई, सरफेस उसका ड्राई है लेकिन अंदर से पूरा सैचुरेटेड है। नेक्स्ट है ओवन ड्राई। ओवन ड्राई का मतलब नो वाटर। भाई जब आप ओवन में आप ड्राई कर देंगे यानी 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सारा पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, तो इस वजह से नो वाटर। नेक्स्ट है एयर ड्राई। एयर ड्राई का मतलब क्या है कि आपने ओवन ड्राई नहीं किया, आपने सिर्फ एयर में रख दिया तो जो पानी थोड़ा बहुत था वो उड़ गया, लेकिन उड़ने के बावजूद क्या होता है, वाटर एट सरफेस, सरफेस पर थोड़ा पानी रह जाता है। या अगर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपने ओवन ड्राई किया, ओवन ड्राई करने के बाद आपने एयर में रख दिया तो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है आपके एटमॉस्फेयर से, थोड़ा सोख लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एयर ड्राई, ठीक है। तो आपको ये मैंने सब बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है, सैंड कितना फूला है, कितना फूला है मतलब कितना स्वेल हुआ है, उसे ही बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। स्वेलिंग यानी वॉल्यूम का बढ़ना, इसका ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज होना। तो स्वेलिंग यानी वॉल्यूम का बढ़ना ड्यू टू वाटर मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, यानी मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू जब सैंड में घटती बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब वो वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो उसे ही बोलते हैं हम बकलिंग। बकलिंग मैक्सिमम एट मॉइस्चर कंटेंट 5%, या ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 4.6%, कहीं पर ये लिखा हुआ, कहीं पर ये, एग्जैक्ट शायद यही है, ठीक है। मतलब कि आपका 5% या 4.5% अगर आपके पास मॉइस्चर कंटेंट हो, ठीक है, तो उस पे जो होता है वॉल्यूम इंक्रीज वो मैक्सिमम होगा, यानी बल्किंग मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम होता कितना है, बल्किंग वॉल्यूम 20 to 40% इंक्रीजेस, आपका 20 से 40% तक आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और इस बढ़े हुए वॉल्यूम क्यों हुई, क्या बोलते हैं हम, बकलिंग। इसके बाद है एट 12 to 20% मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग इज नेग्लिजिबल, कि अगर ये जो मॉइस्चर कंटेंट 5% था जिसपे कि आपका स्वेलिंग या बकलिंग मैक्सिमम था, अगर ये 5% से बढ़कर 12% या 20% के बीच में हो जाए तो उस समय बकलिंग जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज था ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बकलिंग इन फाइन सैंड ग्रेटर देन मीडियम सैंड ग्रेटर देन कोर सैंड, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बकलिंग जो है आपका वो फाइन सैंड में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मीडियम सैंड में और उससे कम कोर सैंड में। तो ये आप सीरीज याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि बकलिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वो होता है फाइन सैंड में, ठीक है। इसके बाद है ड्राई एंड फुल्ली सैचुरेटेड सैंड सेम वॉल्यूम एंड ड्राई डेंसिटी। देखिए अभी आपने देखा था कि जब आपका 12 से 20% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है तो क्या होता है, बकलिंग नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी बकलिंग खत्म हो जाता है। तो बकलिंग खत्म होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम उतना ही है जितना कि ये पहले ड्राई की कंडीशन में था। तो वही यहां पर दिया हुआ है कि ड्राई एंड फुल्ली सैचुरेटेड के कंडीशन में आपका क्या होगा, ड्राई डेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों सेम होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे हम इसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसे टर्न कर लें। हाँ देखिए यहां पर बकलिंग कैसे निकालते हैं, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ए क्या है, बकल सैंड वॉल्यूम, ठीक है, जो सैंड वॉल्यूम बकल होने के बाद है, ठीक है, जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है वो माइनस में बी है, तो बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सैंड। ड्राई सैंड से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना मॉइस्चर कंटेंट है अपॉन ड्राई से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा बकलिंग, ठीक है। तो हो सकता है अगर न्यूमेरिकल पूछ ले तो आप उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे फाइननेस मॉडुलस की। फाइननेस मॉडुलस क्या है, रिप्रेजेंट्स एवरेज थिकनेस और मीन साइज ऑफ पार्टिकल।
आपका जो फाइनेस्ट मॉडुलस है ये किसी एग्रीगेट का एवरेज थिकनेस बताता है या मीन साइज ऑफ पार्टिकल। आपको पता है ना, एग्रीगेट जो होता है वो छोटा बड़ा मतलब अनेक साइजों के होते हैं, छोटे छोटे करके, ठीक है। तो इसका एक एवरेज साइज क्या है, एवरेज थिकनेस क्या है या मीन साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है। फाइनेस्ट मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा परसेंटेज क्यूमुलेटिव फाइनर अपॉन 100, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, सैंड के केस में, फाइन एग्रीगेट के केस में, फाइन सैंड के लिए होता है 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9 और कोर सैंड के लिए 2.9 से 3.2। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। वो कोई भी रेंज के बीच का एक वैल्यू दे देगा, जैसे मैंने बोला कि 2.8 का बताओ, 2.8 फाइनेस्ट मॉडुलस किसका है, तो 2.8 किसका है, इस रेंज में आ रहा है, तो 2.8 यानी कि मीडियम सैंड का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे क्रश्ड एग्रीगेट की। तो क्रश्ड एग्रीगेट के लिए जो एफएम की वैल्यू है यानी फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू है वो कितनी होती है, फाइन एग्रीगेट के लिए 3 से 5 तक होती है, 3 से 5, मीडियम एग्रीगेट के लिए 5 to 6.7 और कोर्स एग्रीगेट के लिए 6.7 से 8 तक। ये वैल्यू भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हायर एफएम। एफएम मतलब होता है फाइनेस्ट मॉडुलस। हायर फाइनेस्ट मॉडुलस एग्रीगेट रिजल्ट्स इन हार्श कंक्रीट मिक्सचर्स एंड द लोअर एफएम रिजल्ट्स इन द अनइकोनॉमिकल कंक्रीट मिक्स, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि एफएम की वैल्यू, फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी एफएम की वैल्यू, फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा हो तो उससे क्या होगा, कंक्रीट जो मिक्स होगा वो हार्श बनेगा। हार्श मतलब रफ, रफ का मतलब होता है सीमेंट की वैल्यू उसमें कम जाएगी। अब सीमेंट कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हार्श बनेगा, थोड़ा रफ बनेगा, ठीक है। और अगर आपका फाइनेस्ट मॉडुलस कम होता है, ठीक है, लोअर होता है, तो क्या होता है, वो अनइकोनॉमिकल बनता है। क्यों, क्योंकि फाइनेस्ट मॉडुलस अगर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पार्टिकल साइज भी छोटा है। अब पार्टिकल साइज जब छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सीमेंट की लागत यानी सीमेंट आपको और चाहिए, तो जाहिर सी बात है अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। यहां पर देखो मैंने लिखा है अनइकोनॉमिकल क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया आपका बढ़ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं ग्राफ बना हुआ है फाइनेस्ट मॉडुलस का, यहां पर लिखा हुआ है फाइनर परसेंटेज और यहां पर पार्टिकल साइज। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ये चार्ट काम में आता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि आपका एक ग्राफ बनता है, ठीक है। तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका जो एग्रीगेट है वो कैसा है। देखो पुअरली ग्रेडेड को आप दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है वेल ग्रेडेड और एक होता है पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड फिर दो पार्ट में जाता है, एक होता है गैप ग्रेडेड और एक होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रेड ऐसे हैं जो एग्रीगेट गायब है यानी है ही नहीं वो, ठीक है। और यूनिफॉर्मली में का मतलब होता है कि सेम टाइप के यानी कि सेम साइज के एग्रीगेट उसमें उपलब्ध है, ठीक है। यहां पर देखिए अगर आपका इस ग्राफ में आपका ग्राफ ऐसे आए, ठीक है, ऐसे ये, तो ये होगा वेल ग्रेडेड का। अगर इस पार्ट में आ जाए ऐसे तो ये होगा आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब का सेम साइज का है यानी कि इस पॉइंट पर जो साइज होगा पार्टिकल साइज उसी के ही एग्रीगेट आपके हैं, ठीक है। और एक होता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है, इसके बीच में जितने भी आपके पार्टिकल साइज आए ये उसमें है ही नहीं, गैप है, गायब है, ठीक है। तो ये है, आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही पूछता है। एक ग्राफ बना दिया, नॉर्मली एक लाइन दे दिया और पूछेगा कि बताओ ये किस एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ग्रीन वाला ही आ गया तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, गैप ग्रेडेड को, ठीक है। यहां पर याद रखना पार्टिकल जो साइज है, यहां पर जैसे ग्राफ होता है, ठीक है, वो ग्राफ होता है, तो ग्राफ में जो ये पार्टिकल साइज है एट सेमी लॉग पेपर, ठीक है, यहां पर ये सेमी लॉग पेपर में रहता है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है सेमी लॉग। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंबाइंड एग्रीगेट। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछता है और न्यूमेरिकल भी इस पे कई है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू FM कोर्स माइनस FM कंबाइंड अपॉन FM कोर्स माइनस FM फाइन। FM का मतलब होता है फाइनेस्ट मॉडुलस। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या है, आपको नॉर्मली बुक में यही फॉर्मूला दिखाई देगा, पर आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, कहीं पर तो ये फॉर्मूला है कोर्स माइनस कंबाइन अपॉन कोर्स माइनस फाइन, लेकिन कहीं कहीं पर उसने ये फॉर्मूला यूज किया है कोर्स माइनस कंबाइन अपॉन कंबाइन माइनस फाइन, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये हुआ क्या है। तो देखो एक्चुअली में क्या है,
यहां पर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कंबाइन एग्रीगेट, स्टैंडर्ड तो यही है, इसका मतलब ये होगा परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट बताना है, फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज बताना है, किसके कंपैरिजन में, कंबाइन एग्रीगेट के, तो वो तो फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर इसमें ये पूछता परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कोर्स एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में बताना है परसेंट फाइन एग्रीगेट, तो उस समय ये फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू कोर्स माइनस कंबाइन अपॉन कंबाइन माइनस फाइन, ठीक है। यानी इसके फाइनेस मॉडुलस को हम यहां रखेंगे तो आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। अब डिपेंड ये करेगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, कंबाइन के कोर्स एग्रीगेट के। तो यहां पर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। उसके बावजूद मैं बोलूंगा कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि उसने कंबाइन के रिस्पेक्ट में पूछा या उसने कोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वैसे बुक्स में अलग अलग है तो मैं बुक्स की बात अभी नहीं करता, आप ये स्टैंडर्ड वाला यूज करेंगे, पर इससे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर वहां कंबाइन की जगह कोर्स की बात कर रहा हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर बात क्या हो कंबाइंड की तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट फाइननेस मॉडुलस ग्रेटर, यानी अगर आपका एग्रीगेट साइज बड़ा होगा तो फाइननेस मॉडुलस बड़ा होगा, यानी फाइननेस मॉडुलस जब बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ एग्रीगेट बड़ा है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये आपका काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि अभी नहीं, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, कहीं ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो मैंने बताया उसे ध्यान रखिएगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके और लेक्चर आते रहे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और हम फिर ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। प्रीवियस अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। थैंक यू। और साथ में आप हमारे नए चैनल कूल सिविल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।